कुछ हजारों साल पहले की बात है। कुछ लोग समंदर पार कर रहे थे, तभी सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण हो जाता है और दिन में अंधेरा छा जाता है। उस वक्त लोगों के अलग अलग बिलीव्स थे। जैसे अमेरिकन्स का मानना था कि एक भेड़िया सन को खा जाता है, जिसके कारण सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण हो जाता है और दिन में अंधेरा छा जाता है। चाइनीज लोगों का मानना था कि सेलेस्टियल ड्रैगन सन को खा जाता है, जिसकी वजह से सोलर इक्लिप्स होता है। हमारे यहाँ भारत में भी राहु और केतु की कहानियां बहुत मशहूर हैं और ये कहानियां नियर बाय कंट्रीज जैसे चाइना, सदर्न साइबेरिया और मंगोलिया तक स्प्रेड हुई। अब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से सन को बचाने की कोशिश करते थे। जैसे कुछ लोग तीर मारते थे, चिल्लाते थे, पत्थर फेंकते थे ताकि मॉन्स्टर डर के भाग जाए और सन बच जाए। फ्रेंच एंड जर्मन्स भगवान से प्रार्थना करते थे कि गॉड प्रोटेक्ट द मून फ्रॉम वॉर्स। हमारे यहाँ भारत में भी बहुत पूजा पाठ किए जाते थे और ये माना जाता था कि सूर्य ग्रहण हो तो खाना नहीं बनाना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अलग अलग मिथ्स फैलाए गए सोलर इक्लिप्स को लेकर। अब फिर से सोलर इक्लिप्स होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक साइंटिफिक तरीके से सूर्य ग्रहण को समझा जाए। चलिए समझते हैं कि कैसे इंसानों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ ग्रेट फिजिसिस्ट सूर्य ग्रहण की साइंस को समझा। लेट्स गेट स्टार्टेड। Next month, a solar eclipse will occur. You marvel at a rare total eclipse. Huge crowd. Monday solar eclipse will be an event you do not want to miss. It's the perfect time to come together, get your kids and yourself excited about science. You are gearing up for a rare total solar eclipse that will sweep across North America on Monday. Total solar eclipse. Around here we'll get a partial view. देखो, ये हम सब जानते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है एंड मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। इसको आप इस एनिमेशन की हेल्प से समझ सकते हो। रोटेट करते हुए जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है, तब मून की शैडो अर्थ पे पड़ती है और अर्थ पे दिन में अंधेरा छा जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। एंड अगर रोटेट करते हुए अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, तब अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है, जिसे हम लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहते हैं। जितनी आसानी से मैंने सोलर इक्लिप्स समझा दिया, उतनी आसानी से सोलर इक्लिप्स होता नहीं है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अगर आप सन एंड मून का साइज कंपेयर करो तो सन इज अप्रोक्सीमेटली 400 टाइम्स द साइज ऑफ मून। तो फिर कैसे मून सन की लाइट को ब्लॉक कर सकता है? द रीजन इज सन अर्थ से 400 टाइम्स ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू मून, एंड ड्यू टू दिस कॉस्मिक कोइंसिडेंस अर्थ से मून का साइज लगभग सन के साइज जितना अपीयर होता है। सूर्य ग्रहण के टाइम पे मून सन एंड अर्थ के एग्जैक्टली बीच में आ जाता है एंड मून की शैडो अर्थ पे गिरती है। एंड अगर साइजेस ऑफ मून एंड सन अपीयर टू बी सेम, इस सिचुएशन में मून सन से आने वाली लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है और इसे ही हम टोटल सोलर इक्लिप्स या टोटैलिटी बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग टोटैलिटी हमें सन की आउटरमोस्ट लेयर कोरोना भी नजर आती है। लेकिन अगर मून थोड़ा ज्यादा दूर हुआ अर्थ से, तो मून का साइज थोड़ा छोटा नजर आएगा। एंड ड्यूरिंग दिस इक्लिप्स मून सन को फुल्ली कवर नहीं कर पाएगा और इसे ही हम एनुलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। बट अब सवाल ये उठता है कि मून का साइज अर्थ से कम ज्यादा क्यों अपीयर होता है? सो वी ऑल नो अर्थ रोटेट्स अराउंड सन एंड इट्स पाथ इज एलिप्टिकल। मतलब अर्थ से सन का डिस्टेंस वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। दिस मीन्स जब अर्थ सन से करीब होती है अराउंड अर्ली जनवरी, तो हमें सन स्लाइटली बिगर नजर आता है एज कंपेयर टू व्हेन सन इज फार अवे फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग जुलाई। इसी तरीके से जब मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है तो उसका पाथ भी एलिप्टिकल होता है एंड ड्यू टू दिस मून का डिस्टेंस भी अर्थ से चेंज होता रहता है एंड हेंस मून का डिफरेंट साइज अपीयर होते हैं फ्रॉम अर्थ।
सन एंड मून के लोकेशन पे डिपेंड करता है कि टोटल सोलर इक्लिप्स होगा या एनुलर सोलर इक्लिप्स। अब सवाल ये उठता है कि जब मून अर्थ एंड सन के बीच में होगा तो क्या हमेशा सोलर इक्लिप्स होगा? You may say yes, but the answer is no. First of all, understand मून को अप्रॉक्स 29.53 डेज लगते हैं एक फुल सर्किट कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ। एंड मून खुद से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वी सी इट शाइनिंग बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। एंड ड्यूरिंग द ऑर्बिट मून एग्जैक्टली एक बार अर्थ और सन के बीच में आता है, जिसे हम न्यू फेज बोलते हैं। एंड एग्जैक्टली एक बार अर्थ मून एंड सन के बीच में आती है, जिसे हम फुल मून कहते हैं। सो इस हिसाब से तो हर महीने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। द रीजन इज द टिल्ट फैक्टर। देखिए, जिस प्लेन में मून ऑर्बिट कर रहा है अराउंड अर्थ, वो 5 डिग्रीज टिल्टेड है विद द अर्थ ऑर्बिट, जिसको आप इस एनिमेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। इस टिल्ट के कारण when moon sun के सामने आता है, then it passes slightly above or below the sun from the point of view of earth, and केवल इन 2 ही पॉइंट पे ऐसा होता है जहां पे मून अर्थ ऑर्बिट से पास होता है, and only at these 2 points we can see eclipse। इसीलिए हर महीने हमें इक्लिप्स नजर नहीं आते हैं। तो बेसिकली 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए फॉर द इक्लिप्स टू हैपन। पहली कंडीशन, तो मून करेक्ट फेज में होना चाहिए, न्यू मून फॉर सोलर इक्लिप्स एंड फुल मून फॉर लूनर इक्लिप्स। सेकेंड कंडीशन इज मून को उन 2 पॉइंट्स से पास होना पड़ेगा वेयर इट क्रॉसेस द अर्थ्स ऑर्बिट। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज अर्थ, मून एंड सन मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हैं तो इक्लिप्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बिलीव थे रिगार्डिंग सोलर इक्लिप्स, बट इन्हीं कंट्रीज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो फिजिक्स की हेल्प से इक्लिप्स के पैटर्न को खोजने में लगे थे। 6th सेंचुरी BCE से पहले ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, बट ये कॉन्सेप्ट बदलने वाला था। फिलोसोफर्स लाइक पाइथागोरस एंड एरिस्टोटल ने ये आइडिया दुनिया के सामने रखा कि अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि एक स्फीयर है, एंड दिस मार्क्ड द स्टेपिंग स्टोन फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड इक्लिप्स। इनके बाद आए कोपर्निकस। इनके आने से पहले जियोसेंट्रिक मॉडल फॉलो किया जाता था, जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि सोलर सिस्टम के सेंटर में अर्थ है और इसके अराउंड बाकी चीजें रोटेट करती हैं, भले ही वो सन हो या कोई और कॉस्मिक बॉडी। हजारों सालों तक यही मॉडल फॉलो किया गया, बट इस जियोसेंट्रिक मॉडल को कोपर्निकस ने चैलेंज किया विद हिज हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड बाकी चीजें इसके अराउंड रोटेट करती हैं। इसके बाद आए केपलर एंड गैलीलियो। केपलर इंट्रोड्यूस्ड द लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिनके हेल्प से मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज को एक्सप्लेन किया जा सकता था और साथ में इक्लिप्स को भी एक्सप्लेन कर पाए। गैलीलियो ने भी हीलियोसेंट्रिक अप्रोच को सपोर्ट किया एंड contributed to understand celestial mechanics more accurately. उसके बाद आए सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने फिजिक्स का पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। He introduced Newton's laws of motion and laws of universal gravitation, जिनकी हेल्प से हम celestial mechanics को precisely समझ पाए और साथ में सोलर एंड लूनर इक्लिप्स दोनों को समझा पाए। और अगर मैं आज की बात करूं तो बहुत सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इक्लिप्स को होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती हैं बाय यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स। जैसे नासा ने प्रिडिक्ट किया है इस बार कि सोलर इक्लिप्स 8 अप्रैल 2024 को होगा। और मजे की बात यह है कि इस बार टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, लेकिन एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि अगर आप इंडिया में हो तो इस बार होने वाले सोलर इक्लिप्स को आप नहीं देख पाओगे।
तो दुनिया के कौन से हिस्से में आप इसको देख सकते हो, इसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा, बट पहले देखते हैं मिथ रिगार्डिंग द सोलर इक्लिप्स। दुनिया भर में सूर्य ग्रहण को लेकर अलग अलग कहानियां पाई जाती हैं। इन कहानियों को कुछ मुख्य विषयों के आधार पर बांटा जा सकता है। ज्यादातर ये कहा जाता था कि एक मॉन्स्टर सन को खा जाता है जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। चाइनीज लोग इस मॉन्स्टर को ड्रैगन बोलते थे, अमेरिकन्स इस मॉन्स्टर को भेड़िया बोलते थे, और सन को मॉन्स्टर से बचाने के लिए अलग अलग एफर्ट किए जाते थे। जैसे कुछ लोग चिल्लाते थे, पत्थर फेंकते थे, तीर मारते थे, और कुछ टाइम बाद जब सोलर इक्लिप्स खत्म हो जाता था, जो कि होना ही था, लेकिन लोगों को लगता था कि उनके तीर मारने से या पत्थर मारने से सोलर इक्लिप्स खत्म हुआ। हमारे यहाँ भारत में कहानी थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ माना जाता है कि राहु नाम का एक दानव देवताओं से अमृत चोरी कर लेता है। सूर्य और चंद्रमा ने ये बात विष्णु जी को बताई। तब विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र राहु की तरफ छोड़ दिया और राहु का गला कट जाता है। बट तब तक राहु अमृत पी चुका था, लेकिन अमृत गले के नीचे नहीं उतरा था, इसलिए राहु का सर तो अमर हो गया, बट बाकी शरीर मर जाता है और राहु के कटे हुए सर को ही केतु का नाम दिया गया। अब केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने जाता है, क्योंकि उसकी चोरी वाली बात उन्होंने ही विष्णु जी को बताई थी। फिर केतु सूर्य और चंद्रमा दोनों को खा जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि केतु का शरीर तो है नहीं। जैसे ही वो सूर्य और चंद्रमा को निगलता है, वो गले के नीचे से बाहर निकल जाते हैं और सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। और ये मिथ हमारे नियर बाय कंट्रीज जैसे चाइना, मंगोलिया एंड सदर्न साइबेरिया तक स्प्रेड हुई। देखो, जब मून की शैडो अर्थ पे गिरती है तो वो पूरे अर्थ पे नहीं गिरती, वो कुछ पोर्शन पे गिरती है, और केवल उसी लोकेशन पे हम सोलर इक्लिप्स देख सकते हैं। शैडो के डार्क पोर्शन को हम अम्बरा बोलते हैं और बाकी पोर्शन को पेनम्बरा बोलते हैं। एंड क्योंकि अर्थ एंड मून दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो एक पाथ बन जाती है जहां पे टोटल सोलर इक्लिप्स को देखा जा सकता है, और इसी पाथ को पाथ ऑफ टोटलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप पॉइंट ए पे खड़े हैं तो आपको टोटल सोलर इक्लिप्स नजर आएगा, जो कि अम्बरा वाले पोर्शन में है। अगर आप पेनेम्बरा वाले पोर्शन में खड़े हैं तो पार्शियल सोलर इक्लिप्स नजर आएगा, और इन पोर्शन के अलावा अगर आप कहीं और खड़े हैं तो आपको सोलर इक्लिप्स नजर नहीं आएगा। और इस बार आप अमेरिका से टोटल सोलर इक्लिप्स का लुत्फ उठा सकते हैं। एंड नासा के अकॉर्डिंग ये होगी पाथ ऑफ टोटलिटी। एंड इस टेबल से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी सिटी में और किस टाइम पे सोलर इक्लिप्स आप देख पाओगे, और ये सारी डिटेल्स आपको नासा की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, एंड इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को सोलर इक्लिप्स की साइंस समझ आ गई, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? ड्यूरिंग दिस कॉस्मिक इवेंट अनयूजुअल रिएक्शंस देखे गए फ्रॉम एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक बैट्स एक्टिव हो जाते हैं। पेट्स लाइक डॉग्स, कैट्स नर्वस फील करते हैं क्योंकि सडनली दिन से रात हो जाती है। काउज, बफेलोज, हॉर्सेस शेल्टर की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। सो अगर आपके घर में पेट्स हैं या एनिमल्स हैं तो उनका जरूर ध्यान रखना ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स। अब हम मूव ऑन करते हैं टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो हमने सोलर इक्लिप्स को साइंटिफिक तरीके से भी समझा और इसके रिगार्डिंग जो मिथ्स हैं वो भी देखे। ये मिथ भले ही बनावटी कहानियां हैं, पर इनमें छिपा है एक सच जो हमें ये समझाता है कि धरती को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए सूर्य और चांद दोनों की जरूरत है। विज्ञान चीजों को तथ्य और आंकड़ों के जरिए समझाता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को जीवित पात्रों की तरह दिखाने वाले ये मिथ हमें उनकी अहमियत को महसूस करवाते हैं। कल्पना कीजिए कि सूर्य और चंद्रमा आपस में लड़ रहे हैं कि किसे आकाश में रहना चाहिए।
इससे वे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी इन्हीं पर निर्भर करती है। पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए इन दोनों चीज़ों के बीच संतुलन होना ज़रूरी है। विज्ञान हमें ठीक ठीक बताता है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के लिए क्यों ज़रूरी हैं, लेकिन मिथ, कहानियों और किरदारों के ज़रिए हमें ये एहसास कराते हैं कि सूर्य और चंद्रमा कितने अहम हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके क्या विचार हैं सोलर इक्लिप्स को लेकर। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। जय हिंद।